नमस्ते जी, नमस्ते। शुरू करें? देखिए, पहले प्लान ये था कि स्टेट्स जो वो ओपन जल्दी करेंगे और 15 मई तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्योंकि अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रखी है, तो अब जल्दी करने के बजाय अपन इसको थोड़ा आराम से ही करेंगे, ताकि प्रैक्टिस इसकी साथ ही साथ होती रहे। तो अपन थोड़ा इसको स्लो चलेंगे। कोर्स थोड़ा सा अगर आगे भी चला जाए, 15-20 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, क्योंकि स्टेट्स जो वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए नया सब्जेक्ट है, तो अपने को भी एक बार प्रैक्टिस जो वो उसकी चाहिए रहेगी। क्लियर है? शुरू करें। देखो, बिल्कुल फ्रेश शुरू करते हैं। समझिएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर है क्या अपने आप में? ये कहता है कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? हाँ, हमें क्या चाहिए? एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एक क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन चाहिए। रिप्रेजेंटेशन किसका चाहिए? बहुत सारे डाटा में से एक डाटा के द्वारा हमें क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जहाँ डाटा, बहुत सारे डाटा पड़े हैं, इन डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो एक हमें वैल्यू चाहिए, जो क्या करे? ये इस तरीके की वैल्यू हो जो इन पूरों को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। ये जितने डाटा है उन सबको क्या करे? ये वाली वैल्यू जो वो क्या करे? रिप्रेजेंट करे। तो ये वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ये डिपेंड करेगा ये डाटा कैसे हैं, और हमें इस रिप्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है, हम इस रिप्रेजेंटेशन को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, किस कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि हमारे लिए जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कौन सा जो है वो मेजर हमें इस्तेमाल करना चाहिए मापने के लिए। जैसे ये क्वांटिटी के अंदर है, तो हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें चेक करना है कि इनमें से पॉपुलर कौन है, तो हम क्या करते हैं? मोड चेक करते हैं। अगर यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा है, जैसे इंटेलिजेंस वगैरह ऐसा कुछ है, तो हम क्या करते हैं? मीडियन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उसके बाद में ये जो डाटा है इनका परस्पर रिलेशन कैसा है, उसके हिसाब से भी डिपेंड करेगा। जैसे कि सबकी वैल्यू इक्वल है, तो उस केस के अंदर जो वो हम क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा हो, तो उस केस के अंदर हम जियोमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं। अगर इनका इन्वर्स रिलेशन हो, तो हम क्या करते हैं? हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ये डाटा क्या है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम क्यों पता कर रहे हैं। इस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेजर जो है, कौन सा माप जो वो हमें लेना चाहिए। अर्थमेटिक मीन लेना चाहिए, मीडियन लेना चाहिए, मोड लेना चाहिए, या कौन सा वाला यूज करना चाहिए। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेट्स का चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एक बेसिक वैल्यू है, आगे जब हम जो भी कुछ कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। क्लियर है? इस वैल्यू के हिसाब से आगे डिस्पर्सन कैलकुलेट होंगे, स्क्यूनेस वगैरह जो भी सब कुछ है, वो सारा का सारा जब हम जो भी कैलकुलेट करेंगे, वहां पर जो है इस मेजर का इस्तेमाल होगा, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए हम जिस एवरेज को हमारा मेजर माप रहे हैं। एक सेकंड ना। हम्म, चल कैसी रही? स्क्रीन सही चल रही है क्या? स्क्रीन सही चल रही है? आवाज सही आ रही है क्या? हो सकता है वो थोड़ा बहुत, अभी एक तो क्या मौसम सारा कुछ गड़बड़ हो रखा है, उस वजह से थोड़ा बहुत जो वो आ सकता है।
अच्छा, हवा और बारिश वगैरह वापस शुरू हो रही है, उस वजह से हो सकता है। आवाज आ रही है, बाकी स्क्रीन चल रही है। चलिए देखते हैं, अगर फिर और दिक्कत आएगी तो फिर अपन जो है वो। चलो देखते हैं, अगर आगे अगर सही नहीं होता है 2-5 मिनट में, तो अपन क्या कर देंगे उसको, रोक देंगे। बाकी तब तक जो है वो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मौसम कुछ दिनों से ये जो गड़बड़ चल रहा है, और यहाँ अपने जो वो इंटरनेट की ऐसी समस्या है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो वो क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखो, और वैसे रिकॉर्डेड जो वो अपडेट हो जाएगी, उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह भी जाए ना, तो रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो उद्देश्य क्या है, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, मेजर जो वो तय करेंगे। ये जो भी मेजर हम लेते हैं, जैसे चाहे मीन लेते हैं, चाहे मीडियन लेते हैं, चाहे मोड लेते हैं, हार्मोनिक मीन लेते हैं, जियोमेट्रिक मीन लेते हैं, ये हमारे क्या है, एक तरीके से स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो उनको कहा जाता है। कि सबसे पहले जो है, जो भी डाटा है उनका हम क्या करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से। आगे इसके बाद में इसमें डिस्पर्सन कैलकुलेट होता है, जिसे हम सेकंड ऑर्डर कहते हैं। बाकी आगे जो वो स्क्यूनेस, कुर्टोसिस वगैरह, वो सारी सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हर चीज़ जो है, जैसे सबसे पहले अगर अपन अर्थमेटिक मीन लेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है कि अर्थमेटिक मीन जो वो कैलकुलेट किस तरीके से होता है, कंप्यूटेशन देखना है। दूसरा देखना है कि इसकी मेरिट्स क्या है। तीसरा देखना है कि इसके डीमेरिट्स क्या है। और चौथा जो है वो हमें देखना है जो है, इसके यूज कहाँ कहाँ है। अर्थमेटिक मीन जो है वो यूज कहाँ कहाँ होगा। इसके अलावा जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उनको ब्रॉडली अगर हम देखें तो मेन दो कैटेगरीज है हमारे पास, जिसमें एक तो है वो पोजिशनल है, और एक जो है वो हमारी मैथमेटिकल है। पोजिशनल वो है जो क्या है, पर्टिकुलर उस जगह पर होने के कारण जो है वो हमारी वो सेंट्रल वैल्यू बन रही है। जैसे मीडियन हो गया, तो जो सबसे बीच में खड़ा है वो हमारा जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से, हमारा मीडियन के हिसाब से हमारा एवरेज बनता है। क्लियर है। वहां पर कैलकुलेशन जो वो नहीं होती, या फिर मोड जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो हमारा एक तरीके से क्या बन जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज बन जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, ये सारे के सारे क्या है, मैथमेटिकल स्टेट्स हैं, मतलब कि मैथमेटिकल सेंट्रल वैल्यू है। तो इनमें हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। और जिनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, उनका आगे मैथमेटिकल यूज भी हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं कि इनकी क्या है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है। इनकी क्या है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है। और जिनकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है, उनकी हमें क्या करनी होगी, उन एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज को भी देखना होगा। क्योंकि ये जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होगी, जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होगी, इनके हिसाब से इनका आगे इस्तेमाल होगा। समझ पा रहे हो बात भाई, जिसकी जो भी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, जिस तरीके की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, तो आगे जब हम जैसे डिस्पर्सन पढ़ेंगे, तो डिस्पर्सन में हमें जैसे इस तरीके का चाहिए कि भाई साइन इग्नोर करने पर जो है वो, और फिर उसका डेविएशन कैलकुलेट करें तो सबसे मिनिमम आए। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी किसकी है। जैसे वो हमें पता है कि अगर मीडियन की है, तो हमें वहां पर मीडियन को इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होगा। नमस्ते जी, नमस्ते। समझ पा रहे हो बात। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हर चीज जो है उसका क्या करना है, कंप्यूटेशन देखना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका मेरिट्स देखेंगे।
उसके डीमेरिट्स देखेंगे और उसके यूसेज देखेंगे, और उसके अलावा जो भी मैथमेटिकल है उन सब की क्या करेंगे हम, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी देखेंगे। समझ पा रहे हो बात? ये सारी चीजें अपने को हर एक एवरेज के बारे में पता करना है। क्लियर है? स्लो स्लो ही चलेंगे, ज्यादा अपन स्पीड नहीं बनाएंगे। अगर 10-15 दिन कोर्स आगे भी चला जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टेट्स के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे अपन, जो भी चीजें पढ़ेंगे, वो मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी चीज पढ़ेंगे संडे को उसका टेस्ट रखेंगे, क्योंकि इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो वो जरूरी है। क्लियर है? तो इसमें अपने को क्या करना है, मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी पढ़ेंगे संडे को उसका अपन क्या करेंगे, टेस्ट रखेंगे। मतलब कि एमसीक्यू जो प्रोवाइड करेंगे तो आप उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि ये अपना बिल्कुल अच्छे से हो जाए। क्लियर है? और अब जो है वो एमसीक्यू बाकी के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनके भी बनाने शुरू करेंगे, तो उनको भी अपन जो वो अपडेट करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो स्टेट्स को अपन जो आराम से चलने देंगे, स्लो ही चलने देंगे ना। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में हम एवरेज को देखें तो उनको हम मेनली जो वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो पोजिशनल, एक मैथमेटिकल, और एक बिजनेस एवरेजेज। अब ये जो बिजनेस एवरेजेज है इनको कम ही इस्तेमाल होता है। पोजिशनल के अंदर मेन जो है वो आपके मीडियन एंड मोड है। मैथमेटिकल के अंदर क्या है, अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। एक और होता है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक मीन। इसका इस्तेमाल कम होता है लेकिन है, इस वजह से अपन इसको भी देखेंगे। और बाकी बिजनेस एवरेजेस है जो इसमें कुछ भी नहीं है, अपने को एक ही सेशन के अंदर बाकी सारी चीजें पता करनी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से कहाँ आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इनका, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का जो एरिया रहता है वो रहता है मीन, मीडियन और मोड का आपस का रिलेशन। उसके अलावा अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के आपस का रिलेशन। क्लियर है? तो अपन स्लो स्लो चलेंगे। सबसे पहले अपन एक अर्थमेटिक मीन को करेंगे, और फिर जियोमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, फिर मीडियन और फिर मोड। बाकी जो जितना पोर्शन है ये तो सारा सारा एक ही सेशन में कवर हो जाएगा, बाकी में इतना कुछ है नहीं। क्लियर है? सबसे पहले हम शुरुआत करें अगर हमारे, तो वो किसकी है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्लियर है? देखो अभी जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तब जो है वो कैलकुलेटर ब्लेज, अभी जो है वो इसको पूरा शुरुआत से शुरू करते हैं ना, उस वक्त उस दिन जो वो फास्ट चले थे, इसको एक बार धीरे धीरे इसकी सारी प्रॉपर्टीज और इसको एक बार आराम से वापस देख देना। क्योंकि आगे जो है वो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में ये क्यों इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह सारी डिटेल में नहीं किया था, तो इसको शुरुआत से ही एक बार पूरा करते हैं। देखिए सीरीज जो है, जो सीरीज या फिर जो आपके डाटा है वो आपके मेनली 3 कैटेगरी में बांटते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। क्लियर है? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो वैसे कोई फर्क नहीं है, ये उसी को लिखने का तरीका है। जैसे कि 5, 5, 6, 7, 8, ये अगर लिखा गया है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो वो इस तरीके से 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, तो इनको तो हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, हर किसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एक है। जैसे एक स्टूडेंट के 5 नंबर आए तो ये एक स्टूडेंट है, एक 5 वाला स्टूडेंट और है तो उसको एक बार और लिखा जाएगा। जबकि डिस्क्रीट में हम क्या कर देते हैं, 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 लिख देते हैं, 5 2 स्टूडेंट के, चाहे एक स्टूडेंट के, इस तरीके से। और कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इस तरीके से अपन करते हैं।
अब समझिएगा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब x कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 0 और 10 के बीच का कौन सा है, 5। 10 और 20 के बीच का कौन है, 15। 20 और 25 के बीच का कौन सा है, 25। अब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जैसे 3 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ समझिएगा कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो भी फॉर्मूला जो है वो मिड वैल्यू को कंसीडर करेगा, जो भी चीज मिड वैल्यू को कंसीडर करेगी, उसकी एक डीमेरिट जो है वो यहीं से इसके साथ हो जाएगी। कौन सी, ये समझिएगा। जैसे 3 स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 0, 0 और 0 है, लेकिन आप क्या मान रहे हैं, तीनों के मार्क्स जो है वो 5, 5 और 5 है। आप आपकी इस कैलकुलेशन के हिसाब से तीनों के मार्क्स का टोटल कितना है, 15 है। जबकि अगर तीनों के मार्क्स का टोटल 0 है तो भी वो इस कैटेगरी में 0 से 10 वाले के बीच में आएगा। 10 से 20 वाले में जैसे 3 स्टूडेंट है और तीनों के जो वो 20, 19 और 18 नंबर है, तो कितना होता है, 20 + 19 + 18, इनके मार्क्स का टोटल जो कितना होता है, 57। जबकि आप कितना मानोगे, 15 इंटू, इसको भी 3 रख देना, 15 इंटू 3 कितना, 45 मानोगे। समझ पा रहे हो बात। तो जब भी कंटिन्यूस सीरीज होती है और जिसमें हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो सारी वैल्यू है वो क्या कहाँ है, बीच में है। जबकि ऐसा एक्चुअल में हो नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो भी फॉर्मूले मिड वैल्यू को कंसिडर करके कैलकुलेट किए जाएंगे उसके अंदर ये एक हमेशा डिफेक्ट जो है वो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात यहाँ तक की, क्लियर है। अब इसकी बात करें अपन कैलकुलेशन की। वैसे इसके जो है वो मेनली जो फॉर्मूले चलते हैं वो 2 फॉर्मूले चलते हैं, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। कंटिन्यूस सीरीज के लिए 2 फॉर्मूले और बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन और समेशन मेथड। समेशन तो बहुत कम यूज होता है और स्टेप डेविएशन भी फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, बाकी उसमें इतना ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर आपकी सीरीज जो है वो इंडिविजुअल है तो औसत का सीधा सूत्र क्या होता है, राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या, सिग्मा x/n। क्लियर है। जैसे एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट है और उनका टेस्ट लिया, 5, 3, 7, 4 और 9, ये उनके नंबर है। तो आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 + 3 + 7 + 4 + 9 कितना हो गया, 28 / 4 कितना हो जाएगा आपका, 7 चौक 28। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड आपकी कौन सी आती है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है समझिएगा, जैसे आपने एक टेस्ट लिया, 5 नंबर का टेस्ट लिया जिसमें से 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये मार्क्स आ सकते थे। 3 स्टूडेंट थे जिनके 0 आए, 4 स्टूडेंट के 1 आए, 2 स्टूडेंट के 2 आए और 3 स्टूडेंट के 3 आए, 4 स्टूडेंट के जो वो 3 आए और 5 स्टूडेंट के जो वो 2 आए, सॉरी 2 स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए। इस तरीके से तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 की फ्रीक्वेंसी 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 3 स्टूडेंट है जिनके 0, 0 और 0 है। 1 की फ्रीक्वेंसी 4 लिखा है, मतलब कि 4 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स जो है वो 1, 1, 1 और 1 है। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 और 2 है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 3 और 3, सॉरी 3 स्टूडेंट है, 4 मार्क्स वाले भी 3 है और 5 वाले भी 2 है। तो अपने पास एक तो तरीका क्या है, राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या, तो इनका सबका टोटल करें तो क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये फिर इस तरीके से इन सबका टोटल करें। समझ पा रहे बात। एक तो क्या है अपन इन सब का टोटल करें, या फिर 3 स्टूडेंट 0 के मतलब कि तीनों का टोटल कितना है 0,
4 स्टूडेंट है जिनके एक एक मार्क्स है, तो यहाँ 4 कर दो या 4 इंटू 1 कर दो, 4 हो जाएगा। और 2 स्टूडेंट है जिनके 2 है, मतलब कि 2 और 2 4। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 इंटू 3 9, और ये कितना हो गया, 4 तरी 12, 5 दूनी 10। तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। ये जो है ये क्या है, राशियों का योगफल, और बट्टा राशियों की संख्या। कितने हैं स्टूडेंट कितने, तो देखो ये है टोटल स्टूडेंट का, 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितने 17। तो जब डिस्क्रीट सीरीज होगी तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कह दो, या फिर एन कह दो, या इसे आप क्या कह सकते हो, सिग्मा एफ जो है वो कह सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई आपको। अगर यहीं पर सीरीज जो है वो आपकी क्या हो, कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस हो तो जैसे टेस्ट लिया जिसमें नंबर जो वो 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, और 40 से 50 के बीच में। जैसे 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 5 स्टूडेंट ये है, 3 स्टूडेंट ये है, 4 स्टूडेंट ये है, 7 स्टूडेंट ये है, और 2 स्टूडेंट ये है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इनकी मिड वैल्यू जो है वो क्या कर लेते हैं अपन, उसको x मान लेते हैं कि 0 और 10 के बीच में मतलब क्या, 10 + 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 5। 10 और 20 के बीच में मतलब क्या कर देते हैं 15, यहाँ कितना 25। 40 और 30 70 डिवाइड बाई 2 35, और यहाँ कितना हो गया 45। ये जो है ये हमारा x है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, और वो सेम टू सेम फॉर्मूला जो वो डिस्क्रीट में जो लग रहा है वो का वो आपका क्या लगेगा, इसके अंदर भी लगेगा। समझ पा रहे हो बात। अब यहाँ देखो एक डिफेक्ट यहाँ सीधा आ गया कि हम 0 से 10 के बीच में जो है 5 मान रहे हैं, कि हम जो मान रहे हैं कि हर स्टूडेंट के 5 मार्क्स है ऑन एन एवरेज, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पांचों के पांचों स्टूडेंट जो है वो उनके मार्क्स 0 हो सकते हैं, पांचों के स्टूडेंट जो है मार्क्स जो है वो 10 हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बात। आप मान रहे हो कि इन पांचों का टोटल मिला के मार्क्स कितने, 5 × 5 25। क्लियर है, जबकि एक्चुअल में जो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या काफी भी हो सकता है। जैसे पांचों के 10 10 है, तो 50 की जगह आप क्या कर रहे हो 25 इस्तेमाल कर रहे हो। समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। तो ये आपका चाहे डिस्क्रीट है चाहे आपका कंटिन्यूअस सीरीज है, ये जो है फॉर्मूला इसी तरीके से रहेगा। कंटिन्यूअस सीरीज तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या सिग्मा एफ कह दीजिए। क्लियर है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, जैसे कि क्या हो, वैल्यू जो है वो इस तरीके से हो, वैल्यू किस तरीके से हो, जैसे 5.2 एक्स जो है वो आपका ये है 5.2 और 6.1 7.2 8.1 और 9.2 इस तरीके से है, और इनकी भी क्या दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। क्लियर है। या फिर सिचुएशन इस तरीके से हो कि वैल्यू जो वो आपकी दे रखी है 1 लाख, और फिर दे रखा है 1,10,000, 1,100,000, 1,150,000, इस तरीके की अगर वैल्यू दे रखी हो तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। समझ पा रहे हो बात भाई। इनके बीच में अब जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 5.2 को जो है जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि भाई 3 5 7 6 4, ये इस तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो 5.2 × 3 करना जो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अपन क्या कर सकते हैं वहां पर, एक इसकी अर्थमेटिक मीन के आगे एक प्रॉपर्टी है, उस वजह से ये ऐसा हो पाता है। वो प्रॉपर्टी है अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। जैसे इसके बीच में जो वो
नॉर्मली वैल्यू कौन सी दिख रही है, 7 दिख रही है, ठीक है। किसी भी एब्सोल्यूट अमाउंट किसी को भी मान सकते हो आप, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एज्यूम मीन मान लिया जो वो 7, क्लियर है। तो ये क्या कहता है, आप जो भी एज्यूम मीन मानो उससे क्या करो, dx कैलकुलेट करो। हमने कहा dx क्या है, तो x माइनस ए कैलकुलेट कर दो। 5.2 माइनस 7 कर दो, 5.2 माइनस 7 कितना हो गया, ये 1.8। 6.1 माइनस 7 कर दो, कितना हो गया 0.9। 7.2 माइनस जो वो 7 कर दो, कितना हो जाएगा 0.2। 8.1 माइनस 7 कर दो, कितना हो गया 1.1। 9 में से 7 गए, कितने हो गए 2.2, क्लियर है। तो यहां आपकी क्या हो गई, जो कैलकुलेशन है वो क्या हो गई, सिंपल हो गई। फिर आप क्या कर दो, इनको गुणा कर दो। अब जो है वो एफ डी एक्स जो है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एफ डी एक्स जो वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 1.8 इंटू 3 कितना हो गया 5.4। 9 पंजों की 45, तो ये हो गया 4.5। 7 दूनी 14, 1.4। 66, 6.6, 2.2 इंटू 4, 8.8। तो ये क्या कहता है कि आप कैसे कैलकुलेट कीजिए, 5.4 प्लस 4.5 प्लस 1.4 प्लस 6.6 प्लस 8.8, ये आ गया आपका 26.7। 26.7 और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बैठ रहा है आपका, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, कितना बैठ रहा है 25 बैठ रहा है। तो ये क्या कहता है, कैसे कैलकुलेट करूं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर दीजिए। तो ये कितना है, एज्यूम मीन आपने क्या माना था 7 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स जो वो कितना है 26.7। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई बताते रहिएगा ना। डिवाइड बाय 25, तो कितना हो गया 26.7 डिवाइड बाय 25 प्लस 7, ये हो गया 8.068। और चाहते आप अपने डायरेक्ट वाले मेथड से, तो डायरेक्ट वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते थे। उस केस में क्या हो जाता 5.2 इंटू 3, ये हो जाता आपका 15.6। 6.1 इंटू 5, 30.5। 7.2 इंटू 7, 50.4। 8.1 इंटू 6, 48.6। और 9.2 इंटू 4, 36.8। 15.6 प्लस 15.6 प्लस 30.5 प्लस 50.4 प्लस 48.6 प्लस 36.8, 181.9 डिवाइड बाय 25। कैलकुलेशन कहीं न कहीं मिस्टेक कर दी भाई मैंने। कहाँ की है कैलकुलेशन मिस्टेक भाई, देखो तो एक बार। 5.2 इंटू 3, 6.1 इंटू, अच्छा ये माइनस की है सारी, ये दोनों वैल्यू माइनस की है ना। एक्स माइनस जो वो ए एज्यूम मीन 7 कर रहे हैं, तो 5.2 माइनस 7 जो माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये कैलकुलेशन जो वो चेंज हो जाएगी। 181.9 डिवाइड बाई 25, ये कितना आ रहा है 7.276। यहाँ कितना आ रहा है देखो, 1.4 प्लस 6.6 प्लस 8.8 माइनस 4.5 माइनस 5.4, ये आ रहा है 6.9। डिवाइड बाय 25 प्लस 7, 7.276, क्लियर है। हाँ,
समझ पा रहे हो बात भाई? वो मैंने माइनस नहीं लिखा था इस वजह से। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, आपको क्या होगा, आंसर जो वो सेम मिलेगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? अब यहाँ समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर जैसे इसमें इन दोनों के अंदर बात करेंगे भाई शॉर्टकट फॉर्मूले के बारे में, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शॉर्टकट फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो शॉर्टकट फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना चाहिए जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, ताकि जैसे अपना सेकंड वाला एग्जांपल था, इसमें अब ये 1 लाख और इनसे मल्टीप्लाई करना भारी है, तो आपने क्या कर दिया, एक अज्यूम मीन ले लिया, अज्यूम मीन ले लिया 1 लाख। क्लियर है? तो फिर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, वैल्यू एकदम से छोटी हो जाएगी, और फिर जो वो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर जो है, हाँ समझिएगा, अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हो तो शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना आपके लिए, शॉर्टकट फॉर्मूले से कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से हो जाएगी। या फिर सबसे ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर हो, तो हमें क्या करना चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूला जो वो इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पर हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यहाँ भी जो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब जो अपन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक वैसे मेथड और है, उस फॉर्मूले को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। वो फॉर्मूला जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कब लगता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड लगता है ओनली कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। क्लियर है? जब कंटिन्यूअस सीरीज हो तो उस केस के अंदर जो आप अर्थमेटिक मीन जो वो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे किसी से भी करोगे आपका आंसर जो वो सेम ही आएगा। इसने किया वैसा का वैसा ही है, एक्स बार जो है वैसा का वैसा, ए प्लस सिग्मा एफ एफ डी एक्स, इस तरीके के ऊपर स्लेस लगा के डिवाइड बाय एन। अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो स्लेस है वो क्यों लगाया है, तो उसका कारण ये है कि वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि सिग्मा एफ, और ये जो है इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस ए डिवाइड बाय क्या करो, आई करो। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखो, जैसे आपने कंटिन्यूस सीरीज का एक एग्जांपल कहाँ लिखा था, जहाँ पे लिखा था, या यहाँ नया ही लिख देते हैं, डिवाइड बाय एन। जैसे कि आपका एक्स बार जो है वो मान लीजिए आपका आता है 25, और सीरीज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो एक्स कितना हो जाएगा, 5, 15, 25। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, 5 माइनस 25 कितना, डी एक्स कितना हो जाएगा, -20 -10 0। लेकिन ये कितना हो जाएगा, -20 डिवाइड बाय इनके जो है वो इंटरवल कितना है, 10, -10 डिवाइड बाय 10, 0 डिवाइड बाय 10। समझिएगा, देखो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एक तो सीधा तरीका क्या है, जो शॉर्टकट तरीका है वो है, उसके अलावा एक स्टेप डेविएशन मेथड और कहता है, वो कहता है कि ए कर दो प्लस सिग्मा एफ डी एक्स स्लैश डिवाइड बाय एन कर दो। तो हमने कहा कि ये ऊपर जो है वो ये क्यों लगा रहे हो, इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे पूरा का पूरा, इसे क्या कहा जाता है और किस तरीके से कैलकुलेट होता है वगैरह। तो हमने इन्होंने कहा
कि देखो dx का मतलब तो क्या है x माइनस ए, जबकि dx अगर स्लैश लगा रखा है तो इसका मतलब है कि x माइनस ए डिवाइड बाई क्या करो आप आई बी करो। क्लियर है? तो वो सीरीज में जिस तरीके से उस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? क्या कैलकुलेशन तक का पार्ट क्लियर है? फर्स्ट पार्ट अपन जो है वो कंप्यूटेशन देख रहे हैं, इसमें एक दो चीजें और हैं कि कई बार जो हम क्या करते हैं, हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे कि क्लास ए है और क्लास बी है। क्लास ए के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे 10 है और यहाँ 15 है, इनका एवरेज मार्क्स जो है वो 8 है और इनके एवरेज मार्क्स जो वो 9 है। तो इन दोनों क्लास को साथ बैठाएंगे तो इनका कितना जो वो एवरेज आएगा। तो 10 स्टूडेंट हैं, उनके हर किसी के एवरेज मार्क्स 8 है, मतलब कि टोटल मिला के 10 स्टूडेंट के कितने नंबर बनते हैं 80 मार्क्स बनते हैं, और इनके 15 इंटू 9 कितने बनते हैं 135। तो दोनों क्लासें अगर साथ बिठा दोगे तो आपके टोटल इन स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो जाएंगे 80 प्लस 135, 80 प्लस 135 215, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 25। तो क्या करोगे 215 डिवाइड बाय 25 कितना हो जाएगा 8.6। तो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब समझिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट हो पाता है। उसका रीजन ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन को यूज करता है, और क्योंकि अर्थमेटिक मीन के अंदर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो सकता है, इस वजह से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो सकता है। 4.5 क्यों आएगा 8.6 आएगा? देखो दोनों क्लासेस साथ में बिठा दी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 10 प्लस 15 कितने 25, और 10 स्टूडेंट के जो 8 के हिसाब से एवरेज नंबर है, समझिएगा जैसे 5 6 11 और 15, इनका अपन एवरेज कैलकुलेट करें 5 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 15, इसको 18 कर दूं तो इनका एवरेज कितना आता है, एवरेज कितना आता है 40 डिवाइड बाय 4, मतलब एवरेज कितना आता है 10 आता है। क्लियर है? इसकी बजाय जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये इस तरीके से है। करते करते xn अगर है तो ये बराबर होगा किसके n गुणा x बार के। समझिएगा ये क्या इक्वेशन लिखी है, जैसे ये 4 वैल्यू है, ठीक है, तो चारों का टोटल जो कितना है 40 है, चारों का टोटल जो कितना है 40 है। इस 40 को आप कैसे एक्वायर और कर सकते हो कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 4 है, ये n इंटू एक्स बार जो कितना है 10। तो ये इस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है। इस वजह से इसकी एक प्रॉपर्टीज के अंदर ये भी हम पढ़ेंगे कि अगर हमें n और x बार नंबर ऑफ आइटम और x बार अगर हमें पता है कि उसका एवरेज कितना है अर्थमेटिक मीन कितना है, तो हम टोटल जो है उनका वो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? जैसे ऊपर वाले कंबाइंड वाले में अपन ने कैलकुलेट किया कि भाई इसमें 10 स्टूडेंट है और एवरेज 8 नंबर है, मतलब कि टोटल 10 का मिला के जो मार्क्स कितने हैं 80 मार्क्स है। समझ पा रहे हो बात? तभी तो 80 डिवाइड बाई 10 किया तो 8 आया होगा। अब हो सकता है कि किसी के 10 मार्क्स हो, किसी के 0 हो, किसी के 5 हो, लेकिन सबका मिला के जो कितना है 80 है। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक की? तो यहाँ तक जो है इसका कहने का मतलब क्या है
कि अगर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम हैं, इज इक्वल टू क्या कर दो, n इंटू एक्स बार कर दो, या फिर ये सिंपल से और इसको सिंपल रखो तो ये क्या है कि भाई ये जो है ये सारे के सारे क्या है, सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन करते ही हो तभी आपका एक्स बार आता है। इस वजह से क्या है, सिग्मा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स बार हो जाएगा कि भाई सब वैल्यू का टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ आइटम इंटू एवरेज कैलकुलेट कर दो। क्लियर है भाई, यहां तक की बातें क्लियर है। इसके बाद में एक जो है वो और आता है वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। कुछ भी फर्क नहीं है, वेटेड कह दो, ये जो है वो सेम एक तरीके से डिस्क्रीट के जैसा का जैसा होगा। जो वेट है वो किसका काम करेगा, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। जैसे ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वेट। अपन नॉर्मली गुडविल वगैरह कैलकुलेट करने में करते हैं कि भाई 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, अगर कंटिन्यूस बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं, वेट दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये वेट है, ये वेट एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है। समझ पा रहे बात, अपन इसको वेट ज्यादा देना चाहते हैं तो वेट जो वो एक तरीके से क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या करोगे, वही सिग्मा डब्ल्यू एक्स करोगे, और यहाँ जो है वो आपका जो भी सिग्मा डब्ल्यू एक्स आएगा, फिर क्या कर दोगे, आपको अगर कैलकुलेट करना है सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ डब्ल्यू, और एन जो भी आप लिखो वो लिख के कर सकते हो। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात, क्लियर है यहाँ तक की। और क्योंकि हम इसमें टोटल कैलकुलेट कर पाते हैं अगर दो वैल्यू दे रखी है, इस वजह से अगर कभी कोई एरर आ जाता है तो अपन उसको एरर को भी क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि अर्थमेटिक मीन के अंदर हम एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस वजह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आगे हम पढ़ेंगे वो क्योंकि अर्थमेटिक मीन के ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से अर्थमेटिक मीन भी जो हो अगर वैल्यू कुछ इनकरेक्ट है तो उसको भी हम क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि भाई 10 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज कैलकुलेट किया और उनका एवरेज जो वो 8 आया। फिर पता चला कि दो स्टूडेंट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 और 7 थी, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, उसकी जगह 3 और 4 पढ़ लिया। तो एवरेज सही कैलकुलेट करो, बिल्कुल सिंपल सा है। 10 स्टूडेंट का एवरेज 8 है, मतलब कि हमारे हिसाब से 10 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितने, जो इनकरेक्ट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है वो कितना है, 10 स्टूडेंट एवरेज 8 के हिसाब से, मतलब कि टोटल उनका कितना बनता है, 80 मार्क्स बनते हैं। क्लियर है। अब इसमें हमने क्या कर दिए, दो स्टूडेंट के मार्क्स जो 5 और 7, दो स्टूडेंट के मार्क्स जिनके 5 और 7 है उनकी जगह हमने क्या कर दिए, 3 और 4 पढ़ लिए। तो इसमें गलती से क्या हो गया, एक तो 3 जुड़ गया, एक 4 जुड़ गया, जो कि नहीं जुड़ने चाहिए, इसकी जगह क्या जुड़ने चाहिए थे, 5 और 7 जुड़ने चाहिए थे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा। क्लियर है, करेक्ट सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, 80 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 7 कितना, 85। तो होना कितना चाहिए था, 85। तो हमारा करेक्ट जो है वो एक्स बार कितना आ जाएगा, 85 डिवाइडेड बाय अपने को क्या करना था, 10 करना था, तो 8.5 आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आ रही है। 10 स्टूडेंट थे, एवरेज कैलकुलेट किया, 8 आ गया। फिर पता चला कि दो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 5 और 7 है उसकी जगह हमने 3 और 4 पढ़ लिए। तो अपने को पता है कि 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 8 है, मतलब कि 10 को मिला के टोटल कितने मार्क्स है, 80 मार्क्स है। अब उसमें 3 और 4 पढ़ लिए, मतलब कि 3 ऐड हो रखा है और 4 ऐड हो रखा है जो इनको नहीं करना था, तो उनको आपस माइनस कर दिया, और एक्चुअल में 5 और 7 को ऐड करना था तो प्लस 5 कर दिया और प्लस 7 कर दिया। तो ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट आपके सिग्मा एक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, करेक्ट एक्स बार जो वो कैलकुलेट कर पाएंगे। सेम ये कि ये बातें आप स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी उसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ोगे कि अगर जैसे एक वैल्यू गलत कर ली और फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया तो हम जो वो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड है। जो अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड होगा उसकी प्रॉपर्टी जो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड होगी। जैसा अर्थमेटिक मीन काम करेगा वैसा वैसा वो भी काम करेगा।
क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक का? क्लियर है? अब इसकी कुछ चीजें और समझिएगा, जिसमें अपन क्या करेंगे, इनकी जो सीरीज है उसके अंदर क्या क्या चेंज किया जाए तो किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि आपकी ये सीरीज है, एक्स है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एफ एक्स आ गया। ये जैसे है 2, 3, 7 और 11। और इनकी फ्रीक्वेंसी है जैसे 2, 3, 3 और 4। कितना हो गया? 2 × 2, 4, 9, 7 × 21, 11 × 4 44, 44 + 21 + 9 + 4, 78। तो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी, अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 78 डिवाइड बाय 2 + 3 + 3 + 4, 12। 78 डिवाइड बाय 12 कितना है? 6.5। मीन डेविएशन जो है वो तीनों से निकालते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वजह से कहा जाता है कि मीन डेविएशन को अर्थमेटिक मीन से नहीं निकालना चाहिए। निकाला जा सकता है, बेसिकली बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन उसे मीडियन से निकाला जाना चाहिए तो सबसे बेस्ट आंसर देगा। क्लियर है? वो तीनों से कैलकुलेट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि तीनों से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जब हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे तो एक मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि सिग्मा अगर साइन इग्नोर कर दें x - x बार तो, सॉरी, x - m, तो ये मिनिमम होता है। इस प्रॉपर्टी के कारण जो वो मीन डेविएशन सबसे बेहतर रहता है कि हमें, सबसे सही बात यह है कि हमें उसे मीडियन से कैलकुलेट करना चाहिए। अब समझिएगा, अगर हम x के अंदर क्या कर दें, x के अंदर 2 जोड़ दें और फिर है जो अगर हम मीन डेविएशन, सॉरी, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, और अगर x के अंदर हम 2 से गुणा कर देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है। अब समझिएगा, 2 जोड़ देते हैं मतलब कि आपका अब x कितना हो जाएगा? 4, 5, 7 और 2 9 और 11 और 2 12 और 13। ठीक है? तो आपका फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 2, 3, 3 और 4। पहले एक बार कैलकुलेट करते हैं फिर इसका कारण देखते हैं। अब आपका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5 तिरिया 15, 9 तिरिया 27 और ये कितना हो गया? 13 × 4 52। 8 + 15 + 27 + 52 102। तो ये कितना हो जाएगा? 102 डिवाइड बाय 12। एक सेकेंड है ना। कितना हो गया? 8.5। कितना हो गया? 8.5। अगर आपके x के अंदर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे अपन जैसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के हिसाब से k से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक कोई कांस्टेंट अमाउंट है जो ऐड कर दिया जाए तो नई जो सीरीज है उसका अर्थमेटिक मीन में भी क्या हो जाएगा, मतलब कि जो अर्थमेटिक मीन भी क्या होगा उसी तरीके से बढ़ेगा और वो भी क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा।
अब सर ये ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। देखो ये x1, ये प्लस x2 प्लस ये x3 प्लस ये x4, और डिवाइड बाय क्या कर रखा है आपने, जैसे ये 4 कर रखा है। क्लियर है? अब सब में आपने जैसे क्या कर दिया, 2 इसमें जोड़ दिया, 2 इसमें जोड़ दिया, 2 इसमें जोड़ दिया और 2 इसमें जोड़ दिया। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आपने क्या किया है, इनको अलग ले लो भाई। प्लस वाले तो एक साइड में कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो अल्टीमेटली इन चारों के साथ क्या हुए, 2 2 2 2 जुड़े हैं, तो सारी वैल्यू क्या हो गई है, 2 2 2 से बढ़ गई है। तो आपका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो बात भाई? जैसे समझिएगा, 1 2 और 3 का अर्थमेटिक मीन कितना है, 2 है। 3 2 5 और 6, 6 डिवाइड बाय 3 जो है वो हमारा 2 कैलकुलेट हो रहा है। सब में एक एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 9, 9 डिवाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 3। सब में अगर इसमें अगर 2 2 और जोड़ दोगे तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो जैसे अगर सब में 2 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 6, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 5 आएगा। तो अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू सीरीज के सारे वेरिएबल के साथ जोड़ दिया जाता है तो अर्थमेटिक मीन भी जो है वो क्या होगा, उसी कांस्टेंट अमाउंट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और इंक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज भी हो जाएगा। समझ पा रहे बात भाई? प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस माइनस करते तो ये कम भी हो जाता, अगर प्लस की जगह माइनस माइनस करते तो माइनस भी हो जाता। समझ पा रहे बात? जो प्लस की प्रॉपर्टीज रहेगी वही माइनस की रहेगी। अब चेक करते हैं अपन मल्टीप्लाई वाली। अब हम चेक करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे ये आपका x है और ये आपका, या वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। नया बनाना ही पड़ेगा ना। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताते रहिएगा ना। अब जैसे एक है सीरीज अपनी, x है, f है, सीरीज है यही 2 3 7 और 10। फ्रीक्वेंसी इनकी 2 3 3 और 4 है। कितना हो गया ये, 2 और 2 4, 3 और 3 9, 7 तेरिया 21, 10 चौक 40। कितना हो गया, 40 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 4, 74। तो आपका क्या हो जाएगा, x बार बराबर 74 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 12। तो ये हो गया 74 डिवाइड बाय 12, 6.16। क्लियर है? अगर हम x को जो वो 3 से गुणा कर देते हैं, x को हम 3 से गुणा कर देते हैं और फिर अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा। तो x के अंदर अगर 3 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिरिया 9, 7 तिरिया 21, 10 तिरिया 30। अब इसमें f जो है वो लिखते हैं, 2 3 3 और 4, तो 6 दूनी 12, 9 तिरिया 27, 21 इंटू 3 63, 30 इंटू 4 120, 120। कितना हो जाएगा आपका ये, 120 प्लस 63 प्लस 27 प्लस 12, ये आपका आ गया 222। 2 प्लस 3 प्लस
3 प्लस 4 कितना हो गया? 12। ये हो गया आपका 222 डिवाइड बाय 12। 222 डिवाइड बाय 12 ये कितना आता है आपका? 18.5। और 6.166 को अगर आप करो गुणा 3 से तो भी कितना आएगा? 6.16 इंटू 3 तो भी आएगा आपका 166 रखोगे तो आपका कितना आएगा? ए में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। इन सबको अगर एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n कर रखा है, ठीक है, ये आपका x बार ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। अब आपको क्या हुआ? इनको सबको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, जैसे k से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये k और k और k। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या आएगा? ये कॉमन ले लो, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो k इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय n। तो ये क्या हो रहा है? वो कांस्टेंट वैल्यू जो वो मल्टीप्लाई हो रही है और वैसा वैसा डिवाइड भी होगा। समझ पा रहे हो बात? तो अगर कोई आपके अर्थमेटिक जो आपकी सीरीज के सारे वेरिएबल के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कुछ भी नहीं, डिवाइड भी एक तरीके से मल्टीप्लाई है भाई। 5 की जगह 1/5 कर दो तो भी वो भी क्या एक तरीके से मल्टीप्लाई ही है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ आई? क्लियर है यहां तक का? एक जैसे आता है कि समझिएगा, ये x है और जैसे 2 3 और 7 है, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ रहा है 2 प्लस 3 प्लस 7 कितना? 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 3 4। x के अंदर अगर एक कांस्टेंट वैल्यू जो वो ऐड करोगे तो अर्थमेटिक मीन ऐड हो जाएगा। x के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू लेस करोगे तो लेस हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन कहता है कि अगर जैसे वेट जो है वो कॉमन है, अगर वेट कॉमन है तो उसको क्या किया जा सकता है? इग्नोर किया जा सकता है। या फ्रीक्वेंसी कॉमन है तो उसको इग्नोर की जा सकती है। रीजन क्या होता है? देखो, जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी जो वो सबकी 3 3 3 है, तो आपकी 3 3 3 है तो चाहे 3 3 3 रखो चाहे 1 1 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 तिरिया 9, 7 तिरिया 21, 30 और 6 36। 36 डिवाइड बाय कितना करोगे? 36 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा? 4। समझ पा रहे बात? तो फ्रीक्वेंसी या वेट सबका कॉमन है या एक ही है तो उसे क्या किया जा सकता है? इग्नोर किया जा सकता है। आपकी कैलकुलेशन उसी तरीके से सेम ही रहेगी। समझ आ रही बात? बाकी फ्रीक्वेंसी वेट के अंदर एक एक दो दो जोड़ोगे वगैरह करोगे ना तो फिर आंसर उस तरीके से नहीं चलेगा। क्लियर है यहां तक का? ये तो है इसकी सारी की सारी जो वो प्रॉपर्टी वगैरह। अब इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी जो वो देख लेते हैं। इसकी एल्जेब्रिक कह दो या मैथमेटिक प्रॉपर्टी जो वो कह दो। पहली तो सिंपल सा है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो आपको क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। जैसे 5 6 11 और ये 13 है तो इसका कितना होगा? 5 प्लस 6 प्लस 13 कितना है? 24 है। 24 डिवाइड बाय 3 कितना है? 8 है। क्लियर है? सब में से 8 8 लेस कर दो, -8 -8
-8, तो कितना हो जाएगा 5 - 8 -3 -2 और +5, ये हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। समझ पा रहे हो बात? सीधी सी बात है भाई, ये क्या है समेशन ऑफ x है और ये क्या है समेशन ऑफ x बराबर किसके होता है n इंटू एक्स बार है। तो ये जो है ये क्या है एक तरीके से x बार इंटू एन है 8 इंटू, समझ पा रहे हो बात भाई, ये जो है ये समेशन ऑफ x है और ये 8 जो है वो ये क्या है n इंटू एक्स बार है। 3 है तो 3 बार होंगे, 4 है तो 4 बार होंगे, इस वजह से क्या होगा सिग्मा करोगे अगर x माइनस एक्स बार तो हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि सिग्मा x माइनस एक्स बार का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा हमेशा मिनिमम होगा। बाकी आप चाहे किसी भी वैल्यू से x बार की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या कहना चाहता है कि भाई ये जो आपका आया है x माइनस एक्स बार, इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो 3 3 9, ये 4 और 5 25, ये जो टोटल आएगी ये मिनिमम आएगी। एक्स बार की जगह अगर आप और कोई भी वैल्यू लेके कंसीडर करोगे ना तो ये जो ये क्या रहेगी सबसे कम रहेगी। रीजन भी है ये बीच की वैल्यू है, समझ पा रहे बात, आपने सब वैल्यू को कंसीडर करके डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ आइटम करके किया तो ये एग्जैक्ट आपकी एवरेज है और ये पूरी तरीके से बराबर है, तो इसका स्कोर जो क्या होगा सबसे कम होगा मिनिमम होगा। अब समझिएगा दो चीजें समझिएगा, ये मिनिमम है इसी कारण जो वो क्या किया स्टैंडर्ड डेविएशन ने इसको इस्तेमाल किया, इसी कारण जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ने इसका इस्तेमाल किया। क्लियर, इसी प्रॉपर्टी के कारण स्टैंडर्ड डेविएशन ने इसका इस्तेमाल किया। एक आगे अपन और पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर वगैरह जो होते हैं ना, तो स्टैंडर्ड एरर वगैरह में भी क्या है अर्थमेटिक मीन जो है वो यूज होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के अंदर भी अर्थमेटिक मीन यूज होता है। रीजन क्या है उसका फॉर्मूला जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n करके ऐसा फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहा है तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन कंसीडर करता है तो ये जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर वो भी जो वो क्या होगा यहाँ पर मिनिमम होगा। समझ पा रहे बात, क्लियर है? समझिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या कहता है अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी क्या है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो मिनिमम है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होगा डेविएशन एक तरीके से मिनिमम होगा क्योंकि उसने क्या किया x बार को कंसीडर किया। एक और आगे चीज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, और स्टैंडर्ड डेविएशन इस x बार के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो मिनिमम आता है, इस वजह से स्टैंडर्ड एरर भी अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट किया जाएगा तो वो मिनिमम होगा। आगे जब हम एरर पढ़ेंगे तब ये काम आएगा, बस एक बार इतना ध्यान रखिएगा आगे ऐसी कुछ चीज आने वाली है। क्लियर है? तीसरे इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है कि भाई अगर एक्स बार बराबर सिग्मा x अपॉन n होता है तो अगर इसमें से कोई भी दो वैल्यू आपको पता है तो तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ आइटम पता हो और एवरेज पता है तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, या टोटल और नंबर ऑफ आइटम पता है तो एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जो कैलकुलेट की जा सकती है। एक इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ये भी है कि दो सीरीज है, जैसे ये सीरीज ए है और ये सीरीज बी है, सीरीज ए प्लस सीरीज बी कर दो तो इनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा सीधा ऐड हो जाएगा। जैसे 2 3 5 है और ये 4 7 11 है तो इसका एवरेज जो कितना है 2 + 3 + 5 प्लस डिवाइड बाय 3, ये है 3.33 और 4 + 7 + 11 डिवाइड बाय 3, ये है 7.33। अगर इन दोनों सीरीज को ऐड कर दोगे तो 2 और 2 2 और 4 4 और 2 6 7 और 3 10 और 11 और ये 16 16 + 10 + 6 32 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 10.66 इनका एवरेज। तो दो सीरीज है और उनके अगर एरर वाला देखो, वैसे तो अपन एरर आगे पढ़ेंगे, एरर तो वैसे आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना है स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो क्या करता है स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मिनिमम क्यों होता है, रीजन ये है क्योंकि वो कहता है x माइनस एक्स बार जो वो उसका स्क्वायर करो तो ये क्या होगा मिनिमम होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है अर्थमेटिक मीन को इस्तेमाल करता है, इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो डेविएशन स्क्वायर के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या होता है मिनिमम होता है। क्लियर है? तो डेविएशन फ्रॉम
अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, सॉरी, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जो है वो मिनिमम है। स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो फॉर्मूला उसका होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसको करता है, अर्थमेटिक मीन को इस्तेमाल करता है। इस वजह से कहा जाता है अगर स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करोगे आप किससे, इससे अर्थमेटिक मीन से, तो वहां पर क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। समझ पा रहे बात, रीजन क्या है, स्टैंडर्ड एरर जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल कर रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो अर्थमेटिक मीन को करता है, और अर्थमेटिक मीन जो मतलब उसका स्क्वायर करके कैलकुलेट होता है। भाई ये जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होगा, ऊपर जो मिनिमम होगा तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है यहां तक की बात है। इसके बाद में है दो सीरीज कांस्टेंट वैल्यू वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। अब इसके जो वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करते हैं। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी हो गई, मेरिट्स, इसकी अच्छी बातें क्या क्या है, तो अच्छी बातें इसकी सबसे पहले से पहले तो इजी है, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। दूसरा बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये सारी वैल्यू को कंसीडर करता है। सर क्या कोई ऐसा भी है जो सारी वैल्यू को कंसीडर किए बिना भी कैलकुलेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, मीडियन और मोड। आगे अपन इनको जब देखेंगे तब पता होगा। एक इसकी क्या है, सर्टेनिटी है, आप किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमेशा सेम रहेगा। और उसके बाद में है एल्जेब्रिक यूज पॉसिबल है इसके, एल्जेब्रिक यूज जो है वो पॉसिबल है, और इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अरेंज करने की जरूरत तो वैसे ये प्रॉपर्टी की इस वजह से लिखी जाती है क्योंकि मीडियन के अंदर अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर। बाकी जो वो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन वो है इसके कंपैरिजन में जो वो लिखते हैं। और उसके बाद में जो वो एक और क्या है, और वो कहता है कि दोनों साइड जो वो वैल्यू बराबर होगी। दोनों साइड वैल्यू कैसे होगी, जैसे 5, 7 और 11, इन दोनों का जो वो क्या है, 5 + 7 + 11 कितना है, 23, या इसको 12 कर देते हैं, 24, 24/3, 8 आ रहा है। तो ये क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन से छोटी वाली वैल्यू, अर्थमेटिक मीन से छोटी वाली वैल्यू जो भी आती है 8 है, तो 5 - 8 और 7 - 8 कर दो, या फिर इसको सीधा सीधा ही लिख दो, 8 - 5 और 8 - 7, ये किसके बराबर होगी, इससे बड़ी वाली जो वैल्यू है 12 - 8, सीधी सी बात है बीच की वैल्यू होती है, होना ही चाहिए। तो ये कितना 3, और ये कितना है 1, और ये 4। तो ये कहता है कि ये एक तरीके से बैलेंसिंग भी कर देता है, दोनों साइड बराबर कर देता है। क्लियर है। बाकी ये जो वो एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी लिखा जाता है कि सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन से कम इफेक्ट होती है। वो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज को आगे समझ आएगी, जब अपन सारी चीजें पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ आएगा। क्लियर है यहाँ तक का, क्लियर है यहाँ तक का। अब इसकी बात करें अगर हम डीमेरिट्स की, कि इसकी कमियां क्या क्या है। डीमेरिट्स की तो सबसे पहला तो सबसे इसकी सबसे बड़ी कमी जो है ना, जो मतलब है वाकई कमी, बाकी तो सारी बेचारे की नाम बदनाम करने वाली बातें, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है मतलब कि एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई तो अर्थमेटिक मीन एकदम से चेंज हो जाएगा। भाई एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होना क्या अच्छी बात है क्या, नहीं। आपका जैसे फ्रेंड का सर्कल है, उसके अंदर एकदम एक कोई जो बहुत पैसे वाला आ गया, और आपके कुछ फ्रेंड है जो कंटिन्यूस उसी से बातें कर रहे हैं और आपको भूल रहे हैं, तो क्या वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी, बिल्कुल पिटना चाहिए इस लखन का आदमी। समझ पा रहे हो बात। तो ये बात क्या है, ये कहता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है, कि एक कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे दो फैमिली है, उनकी इनकम जो 10,000 और 15,000, तो इनकी एवरेज इनकम कितनी आएगी, 12,500। अब इसी सोसाइटी के अंदर एक और फैमिली आई और जिसकी इनकम मंथली जो वो क्या है, जैसे 1 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा,
1 लाख प्लस 25,000 डिवाइड बाय 3, 41,667। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू आते से ही क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन एकदम से चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती है। बाकी तो बेचारे की जो वो यूं कही गई है, ऐसा कुछ है नहीं। एक इसको कहा गया है कि कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये क्यों कहा गया है, क्योंकि जो मोड वगैरह है उनको बिना कैलकुलेट किए भी आसानी से पता किया जा सकता है। ग्राफिकल जो है वो इसका प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मोड वगैरह का हो सकता है। समझिएगा, कमियां जो है वो दूसरों से कंपेयर करने पे कमियां दिखती है। कई बार जो क्या कर देता है, ये एरोनियस रिजल्ट दे देता है। एरोनियस रिजल्ट मतलब कि बेकार रिजल्ट, जैसे जो कुछ ज्यादा क्लियर नहीं करता है। जैसे ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है, फॉर्म सी है। इसका प्रॉफिट 0, 10,000, 20,000 है। इसका 10,000, 10,000, 10,000 है। और इसका 20,000, 10,000 और 0 है। अर्थमेटिक मीन तो तीनों का क्या बताएगा, 0, सॉरी 10,000, 10,000 और 10,000। लेकिन आपको पता है ये वाली फॉर्म ग्रो कर रही है, ये वाली फॉर्म ग्रो कर रही है, ये वाली फॉर्म जो वो स्टेबल है, और ये वाली फॉर्म डाउन साइड जा रही है। क्लियर है? बाकी कई बार ये जो वो स्टूपिड आंसर भी देता है। स्टूपिड आंसर जैसे कि आपने बच्चों का एवरेज निकाला तो उसके इसके अंदर जैसे आ गया 1.6 चाइल्ड पर फैमिली। तो अब 1.6 तो होते नहीं है। क्लियर है? या फिर इसकी एक और जो वो क्या दे रखा है, ग्राफिकल ऑल वैल्यू। कई बार जो वो क्या करता है, अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी बताता है। अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैसे, जैसे 10,000 और 15,000 है, एवरेज कितना बताया, 12,500। एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसकी इनकम जो वो 12,500 है। या फिर तीनों के केस में आ गया इनका 41667। अब तीनों में से एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यू जो वो 41667 है। तो ये इसे हम कहते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये है आपका टोटल मिला के अर्थमेटिक मीन। ये जो है ये आपका अर्थमेटिक मीन है। इससे वेटेड अर्थमेटिक मीन से अपन क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के अंदर आगे जो हम और देखेंगे, इससे जो वो इंडेक्स नंबर, और एक तो इंडेक्स नंबर में आएगा और एक इसके अंदर आएगा ये चैप्टर, एक और चैप्टर के अंदर इसका और आएगा रिलेवेंस। तो वहां पर जो वो डेथ रेट वगैरह जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहां भी इसको यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसमें अभी कोई डाउट हो तो बताइए। कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, जहाँ अर्थमेटिक मीन कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर जो वैल्यू क्या हो, क्वांटिटी के अंदर हो, इनकम प्राइस वगैरह ऐसा केस हो, तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें एक तो क्वांटिटी हो और जिसमें दो चीजें नहीं हो, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं हो और कंपाउंडिंग इफेक्ट ना हो, तो वहाँ पर हमारे लिए अर्थमेटिक मीन जो वो सबसे बेहतर है। और इन जनरल एवरेज का मतलब आम जनता जो वो अर्थमेटिक मीन से ही मानती है। जैसे कि एवरेज इनकम या फिर एवरेज हाइट या फिर एवरेज एज, ये सारे के सारे जो वर्ड यूज होते हैं, वहां पर एवरेज जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, अर्थमेटिक मीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा जाना जाने वाला नाम जो है वो किसका है, इस अर्थमेटिक मीन। क्लियर है यहां तक का? अब इसमें अर्थमेटिक मीन में कोई डाउट नहीं आएगा? कर लोगे भाई? तो यहाँ तक का रिवीजन कीजिएगा और पुराना भी जो वो रिवीजन कीजिएगा। अपन जो वो टेस्ट वगैरह अपडेट करना शुरू करेंगे, और इसका जो है वो यहाँ से लेके फिजिबल रिजल्ट, फिजिबल रिजल्ट, फिजिबल रिजल्ट कहाँ लिखा था? इसमें फिजिबल रिजल्ट नहीं लिखा था, डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन के अंदर एरोनियस रिजल्ट लिखा था। एरोनियस रिजल्ट का मतलब क्या है, देखो जैसे फॉर्म ए है, उसका पहले साल 10,000 था, दूसरे साल 20,000 था, तीसरे साल 30,000 था।
बी फर्म है जिसका पहले साल भी 10,000 मुनाफा, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000 है। फर्म सी है जिसका पहले साल 20,000 था, दूसरे साल 10,000 था और तीसरे साल 0 था। एवरेज तीनों का क्या करेगा, 10,000 बताएगा। जबकि ये फर्म है जो पहले 0 से 10,000 हुई, 10,000 से 20,000 हुई, तो इसका प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसका प्रॉफिट स्टेबल है और इसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। लेकिन ये तीनों तीनों का एवरेज जो वो क्या बताएगा, सेम बताएगा। एरोनियस मतलब खराब, हाँ काल्पनिक। क्लियर है, क्लियर है ये। क्लियर है यहाँ तक। और कोई डाउट हो तो है, व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, तो भेजते रहिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और टेस्ट जो वो धीरे धीरे ही करेंगे ना, थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, कोई ऐसा जो वो अपने इतनी जल्दी करने की। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस मतलब नाम मात्र का, जैसे कि एक्चुअल में एसेट है ही नहीं। जैसे किंगफिशर ने जो उनके जो लोगो है, जो चिड़िया, उन्होंने उस चिड़िया को जो वो गिरवी रख के उन्होंने लोन ले लिया, फिर बड़ा केस भी हुआ, और जो उनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी कि आपने इनके ऊपर लोन कैसे दे दिया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लोगो जो है वो रखा, तो वो क्या थी, फिक्टिशियस एसेट, मतलब नाम मात्र की एसेट, एसेट दिख रही है लेकिन एक्चुअल में एसेट नहीं है, इस तरीके। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में लिखा है लेकिन एक्चुअल में वहां पर वो कोई एसेट नहीं है। क्लियर है भाई। तो यहाँ तक का देखिएगा, स्टेट्स जो वो धीरे धीरे चलाएंगे। 15 जो है वो मई की जगह 15 जून भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन अच्छे से करेंगे, ऐसे ही अपने को कोई खास जल्दी है नहीं। अपन एमसीक्यू जो वो अब ऐसे स्टेट्स के साथ साथ शुरू कर देंगे, तो संडे को जो वो आपके जितने पढ़ोगे सैटरडे तक का, वो सारा का सारा संडे को टेस्ट ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, डाउट आए तो हाथों हाथ ही भेजते रहिएगा ना।